बाबा का बुलडोजर शांत होने की खबर सुनकर जो पटाखे बजा रहे थे उनकी खुशी ज्यादा वक्त नहीं टिक पाई। बुलडोजर उसी तेवर में है। कानपुर से लेकर बरेली तक उपद्रवी दहशत में है। कानपुर में सर तन से जुदा का मास्टरमाइंड फरार है तो बरेली का गुनाहगार एनकाउंटर के बाद लंगड़ा रहा है। जो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। 10 दंगाइयों के घर जमींदोज हो चुके हैं, लेकिन यूपी पुलिस की लिस्ट अभी लंबी है। पुलिस की इस लिस्ट में कितने नाम हैं? यूपी का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। भड़काऊ नारेबाजी का ये वीडियो कानपुर का है। यहाँ भी सिर तन से जुदा के नारे लगे, ठीक वैसे ही जैसे हैदराबाद, उदयपुर, अमरावती और अजमेर में लगे थे। लेकिन नारे लगाने वाले ये भूल गए कि ये अशोक गहलोत का राजस्थान नहीं, केसीआर का तेलंगाना नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ का यूपी है। नारेबाजी के 7 दिन बाद एक्शन हुआ। एक नामजद आरोपी समेत 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब पुलिस की ये एफआईआर देखिए। सबसे ऊपर मुख्य आरोपी के तौर पर आसिफ शाह उर्फ टिट्टू का नाम है। आसिफ के ऊपर ही जुलूस की अगुवाई करने का आरोप है। आसिफ ने ही भीड़ को भड़काऊ नारेबाजी के लिए उकसाया। पुलिस अभी तक आसिफ को तलाश रही है, उसे फरार बता रही है, लेकिन इंडिया टीवी भड़काऊ नारेबाजी के मास्टरमाइंड तक पहुंच गया। अगर नारेबाजी को लेके जो इशू किया गया है, ये नारा किसी मजहब को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया गया है। ये नारा हमारे इमाम हुसैन अली मकाम की तरफ से यजीद के खिलाफ लगाया गया था। अगर इस नारे को छोटे नादान बच्चों ने नादानी में लगा दिया है तो इस नारे को लेके कोई बड़ा इशू नहीं करना चाहिए था। आसिफ शाह भड़काऊ बयानबाजी पर सफाई दे रहा है, माफी मांग रहा है, तो प्रशासन को नसीहत भी दे रहा है। बता रहा है कि उसकी वजह से ही मुहर्रम का जुलूस शांति से निकल पाया। अगर नादानी में ये बच्चों ने अगर लगा दिया, थोड़े नासमझो बच्चों ने, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। शासन प्रशासन ने खुद देखा हमने किस तरीके से क्षेत्र में अमन शांति का पैगाम पहुंचाया। अपने क्षेत्र को बहुत ही सुकून से जुलूस निकालने का अमन बनाया और प्रशासन को की गाइडलाइन के हिसाब ही से हम चले हैं। अभी तक आपने आसिफ शाह की सफाई सुनी, माफी सुनी, अब उसकी धमकी भी सुनी। देखिए कैसे भड़काऊ बयानबाजी का मुख्य आरोपी सीधे प्रशासन को चैलेंज कर रहा है। कह रहा है कि उसके खिलाफ एक्शन हुआ तो कानपुर का माहौल बिगड़ना तय है। मैं सरकार से शासन प्रशासन यही गुजारिश चाहता हूँ, इस तरीके की अगर आप हम पे ही करेंगे या 40-50 लोगों पे और करेंगे। अभी शुभ आपका त्यौहार महीना चल रहा सावन का, इसको देखते हुए भी हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई माहौल ना बने जिससे आने वाले समय पे क्षेत्र का माहौल बेकार हो। अब आपको बताते हैं कि कैसे मुहर्रम के दिन कानपुर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। सैकड़ों की भीड़ के बीच से आ रही है ये नफरती आवाज 7 दिन पुरानी। मुहर्रम के जुलूस के दौरान जहरीली नारेबाजी हुई। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब भड़काऊ बयानबाजी हो रही थी तो वहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। उस समय जुलूस के बीच से नफरत फैला रहे लोगों को न तो रोकने की कोशिश हुई, न ही उनके ऊपर किसी तरह का एक्शन लिया गया। कानपुर पुलिस की नींद तब खुली जब किसी ने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और वीडियो वायरल होकर लोगों के मोबाइल तक पहुंचने लगा। पुलिस ने आपत्तिजनक नारेबाजी करने वालों के खिलाफ जांच बैठाई। जांच में वीडियो सही पाया गया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन अभी भी पुलिस के पास आसिफ शाह समेत बाकी के आरोपियों के बारे में कोई इनपुट नहीं। सोशल मीडिया पर के माध्यम से एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुआ था जो 16-17 जुलाई की मध्य रात्रि में निकलने वाली मुहर्रम के जुलूस से संबंधित था। इसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे। इस वीडियो क्लिप के प्राप्त हो जाने के बाद इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत इसमें भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के सुसंगत धाराओं में जो आयोजक हैं और जो 40-50 अज्ञात व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो विधिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। मुहर्रम के जुलूस से कैसे कानपुर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था, ये भी समझिए।
कानपुर के रावतपुर में 16 जुलाई की रात को डाक खाने वाली गली से मुहर्रम का जुलूस निकला। जैसे ही जुलूस में शामिल भीड़ हनुमान मंदिर के सामने पहुंची, भीड़ ने आपत्तिजनक नारे लगाने शुरू कर दिए। जहां ये नारा लगाया गया वहां की ज्यादातर आबादी हिंदू है। कानपुर का रावतपुर सबसे सेंसिटिव इलाका माना जाता है। पहले भी यहां सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी। इसके बाद भी मुहर्रम के जुलूस में हिंदू बस्ती और मंदिर के सामने आपत्तिजनक नारे लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। अब वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू पक्ष में नाराजगी। बजरंग दल और बीजेपी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम लोग ऐसी कार्रवाई चाहते हैं कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जो आयोजक हैं उसकी जवाबदेही तय होने के लिए ये FIR अति आवश्यक थी। और मैं चाहता हूं कि इसमें विधि पूर्वक जो एक नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ FIR पुलिस करते अच्छी तरह से इसकी जांच करके जो दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके और उनके खिलाफ मुकदमे में चार्जशीट लगाकर और उनको ट्रायल का सामना करें। मुहर्रम के दिन कानपुर में माहौल खराब करने की कोशिश तो बरेली में दंगाइयों ने एक शख्स की जान ले ली। अब योगी की पुलिस बरेली के गुनहगारों का हिसाब करने में जुटी है। योगी का बुलडोजर 10 उपद्रवियों के घर पर चला है। 19 जुलाई 2024 को हुए घटनाक्रम में 2 मुकदमे लिखे गए थे सुसंगत धाराओं में। उनमें जो आरोपी थे उनकी जांच प्रशासन द्वारा की गई, जिसमें यह पाया गया कि उनके द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। उसी के विरुद्ध आज प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में आवश्यक कार्रवाई की गई है। ये अभी शुरुआत है। पुलिस के लिस्ट में और भी नाम हैं जिनके घरों पर आने वाले दिनों में बुलडोजर एक्शन होगा। पुलिस की रडार पर कितने आरोपी, कितने सलाखों के भीतर आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि बरेली में मुहर्रम के जुलूस में क्या हुआ था। दरअसल गौसगंज में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बवाल हो गया। मुस्लिम पक्ष ने परंपरागत रास्ते की जगह एक नए रास्ते से ताजिए का जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने एक मंदिर के सामने ढोल बजाने शुरू कर दिए। जब हिंदुओं ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन मुस्लिम पक्ष ने पूरी प्लानिंग की। आसपास के गांव के लोगों को बुलाया गया। इसके बाद हिंदू घरों पर दूसरे पक्ष ने हमला बोल दिया। लोगों के साथ मारपीट की गई। दंगाइयों पर लूटपाट के भी आरोप लगे। कि मुहर्रम से 2 दिन पहले मेहंदी उठाते ये लोग। मेहंदी जो है मस्जिद के कोने से उठती थी हर साल। इस साल ये लोग नया रास्ता बना रहे थे। जो हमारा रास्ता था दुर्गा स्थान जाने का, वो रास्ता इन लोगों ने बंद कर दिया। हमारे मना करने ना माने, हमने पुलिस प्रशासन को सूचना की, उन्होंने आकर मना किया। फिर उनसे हमसे ये लोग झगड़ा करने उतार हो। इन लोगों ने पूरा मिसकोड बना के बाहर के लोग बुला के और हिंदुओं के घरों पर इन लोगों ने मतलब हमला कर दिया। कुछ लोग इनकी किवाड़ा खुली थी, धक्के मारे घुस गए। इनकी किवाड़ा बंद थी, इनके किवाड़ा तोड़ कर आ रहा है। औरतों से छेड़छाड़ की, औरतों के जेवर पर लूट ली इन लोगों ने और इज्जत पर भी हाथ डाला है। उपद्रवियों ने इस दौरान 24 साल के तेजपाल को पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट किया। गनीमत रही कि वक्त पर पुलिस पहुंच गई और दंगाइयों को खदेड़ दिया। मारपीट में घायल तेजपाल ने मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तेजपाल का शव जब गांव पहुंचा तो परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। प्रशासन ने आरोपियों के घर बुलडोजर चलाया, तब जाकर मृतक का परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। हमारे घर में घुसे, हमारा बेटा लेटा हुआ था, उसके घर में पहुंचे। हमारी बेटी के साथ गलत व्यवहार किया इन लोगों ने। उसकी बीवी को मारा, हमारी बीवी को मारा। हमारी बीवी की जब हम लोग हाथ डंडा मारते, ईंट मारी तो उसको बेहोश होकर बेचारी बीवी हम हाथ उठा के लेके हमारे बेटे को और मस्जिद में ले जाकर रख के इन लोगों ने सरों में ईंटें मारी। इसे मरा छोड़ समझ के और वहाँ डाल के इसे मतलब भाग अल्लाह होकर नारे लगा रहे थे। तो साहब हमारे लिए इसका इंसाफ बनना चाहिए। मेरी मांग सरकार से ये है कि इन लोगों के लिए फांसी दे दी जाए, जिन लोगों ने मेरे बेटे को बेरहमी से मारा है। दंगाइयों ने न बच्चों को छोड़ा न ही महिलाओं को। जो भी मिला उसके साथ मारपीट की गई। मृतक तेजपाल की बहन जब उसे बचाने गई तो उपद्रवियों ने उसकी भी पिटाई की। बहन के सामने ही उपद्रवी तेजपाल को पीटते रहे और उसे तब छोड़ा जब उन्हें लगा कि तेजपाल की मौत हो गई। बरेली पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही।
लेकिन गौसगंज गांव में आज भी दहशत। आरोपियों ने 19 तारीख को सिर्फ पत्थरबाजी ही नहीं, अवैध हथियारों से फायरिंग भी की। ऐसा हुआ कि मतलब वो अपने खेत पे को जा रहा था, तो बच्चों में विरोध हो रहा था। उसने कहा सुनी करी कुछ, तो उसे खींच के ले गए। हाँ, और उसे इतना मारा कि वो जान से ही मार के छोड़ा। हाँ, खाली उसमें थोड़ा थोड़ा दुखा रह गया था, तो ले लेते थे। बस यही बात थी। उन लोगों का प्रोग्राम पहले ही से था उनका कि हम इन्हें मारेंगे। हाँ, मारेंगे। विवाद बढ़ा तो पुलिस भी एक्शन में आ गई। मृतक के पिता हीरालाल की तहरीर पर 50 नामजद और 15 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक कुल 35 दंगाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने रविवार को घटना के मुख्य आरोपी आलमगीर और निजाकत को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। आलमगीर के पैर में गोली लगी। पुलिस की तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 80 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस अब दंगाइयों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। ये 19 जुलाई 2024 को थाना शाही में गौसगंज स्थित जो ग्राम है, यहाँ पे एक घटनाक्रम हुआ, जिसमें एक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस युवक की दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। और आज पूरे गांव का हमें सपोर्ट है और गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। और इसी के साथ साथ इस पूरे प्रकरण में 2 मुकदमे लिखे गए हैं। उन 2 मुकदमों में लगभग 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 2 लोगों को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है जो पुलिस के साथ हुई थी उनकी, और उसमें से एक व्यक्ति की गोली भी लगी थी। और अभी पूरे गांव में अभी शांति है और सभी को यह भी बताया गया है कि कोई भी किसी भी तरीके की अफवाह में कोई विश्वास न करे, और कोई भी ऐसी चीज आती है तो आप हमें बताएं। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस चौतरफा एक्शन कर रही है। आरोपियों की तलाश में दबिश पड़ रही है। एनकाउंटर हो रहा है और जो फरार हैं उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। प्रशासन ने एक धर्मस्थल समेत 16 ऐसे निर्माणों की पहचान की है जो अवैध है और सरकारी जमीन पर बनाए गए।